द थियोलॉजिकल स्टेज, है ना। पहला जो थियोलॉजिकल स्टेज अर्थात ज्ञान का जो पहला स्टेज है, तो कोई भी ज्ञान हो अर्थात कोई भी फिनोमेना अगर है, कोई भी अगर हम घटना को हम देख रहे हैं, उस घटना को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात वो ये कहता है कि मानव जो इतिहास रहा है, इस मानव इतिहास में जो ज्ञान का जो उद्भव हुआ है, वो ज्ञान तीन परिस्थितियों यानी तीन इतिहास के कालखंडों से पास हुआ है, तीन इतिहास के मुख्य चरणों से पास हुआ है। एक तो जो बताता है द थियोलॉजिकल स्टेज, थियोलॉजिकल स्टेज अर्थात धर्म मीमांसीय अवस्था। अब ये जो थियोलॉजिकल स्टेज है अर्थात इतिहास का एक बहुत बड़ा ऐसा कालखंड रहा होगा जब व्यक्ति किसी भी प्राकृतिक घटना को समझने के लिए धर्म का आश्रय लेता था, यानी उसकी धार्मिक जो मान्यताएं थी, अर्थात अगर आकाश में बिजली चमकी, इफ देयर वॉज अ लाइटनिंग इन द स्काई, या अगर कहीं बिजली गिरी, है ना, या अगर अति वृष्टि हुई, एक्सेसिव रेन्स हुई, जैसे हम जिसको कहते हैं बादल फटा, हैवी डाउनपोर हुआ, या अत्यधिक सूखा पड़ा, या महामारी हुई, यानी जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसको समझने के लिए व्यक्ति एक ऐसा समय था जब वो धर्म का आश्रय लेता था। धर्म का आश्रय से तात्पर्य यह है कि जब उसमें अंधविश्वास था, अंधविश्वास अर्थात जब वो वास्तव में वैज्ञानिक आधार नहीं था उसको समझने का, लेकिन जो भी उसके पास आधार था वो समझता था मेरे पास पर्याप्त आधार है उस प्राकृतिक घटना के घटने के पीछे। He was thinking that he had sufficient reason to understand why such natural phenomena were occurring. Whatever he thought that he was thinking absolutely correct. जो कुछ वो सोच रहा था अपनी सीमित बुद्धि से उस समय, वो उस प्रकार की चीज को बिल्कुल सही मानता था। इसीलिए कहता है धर्म मीमांसीय अवस्था, अर्थात कहीं ना कहीं उसमें धार्मिक दृष्टिकोण था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आदिवासी समूह था, आदिवासियों में आप जानते हैं ट्राइबल ग्रुप्स में, ट्राइबल सोसाइटीज़ में कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, ट्राइबल गॉड्स होते हैं, आदिवासियों के अपने ईश्वर होते हैं, अपने देवी देवताएं होते हैं और उनको वो प्रसन्न करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। और आज भी प्रथाएं हैं जो बहुत सारी ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो बहुत अभी भी सामने नहीं आ पाए हैं, अभी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई, वो स्टिल लिविंग इन ओब्लिवियन, अभी भी बहुत ही अपने दुनिया में कट ऑफ होकर दुनिया से रह रहे हैं। वो अभी भी इस चीज को मानते हैं कि उनके देवी या देवता, उनके ईश्वर, उनके कुल गुरु नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए, अप्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक आपदा घट रही है। तो कहता है एक अर्थात इतिहास का, अब तो खैर इस तरह की उतनी चीज़ें नहीं रह गई हैं, लेकिन इतिहास का एक बहुत बड़ा कालखंड वो था कि जब इस प्रकार की मान्यताएं थी कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति का हाथ है, कोई उसके पीछे डिवाइन पावर का हाथ है, जिसे हम कहते हैं सुपर नेचुरल पावर का कोई हैंड है, योगदान है। और व्यक्ति बस इतना ही समझ लेता था, अगर कहीं बिजली गिरी, बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई, they used to take it that way that perhaps their God was angry, their God was making the lightning fall on the humans। ये ईश्वर नाराज हो गया, उनका कुल गुरु नाराज हो गया कि बिजली गिर रही है उनकी बस्तियों पर, उनके लोगों पर, लोग उससे मर रहे हैं। तो कहते हैं बहुत लंबा एक ऐसा ह्यूमन पीरियड था। आज जानते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है ना, कि दैवी उत्पत्ति सिद्धांत जो मानती है ये, जिसका विश्वास है कि इस राज्य की जो प्रारंभिक उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर के द्वारा हुई है और बाद में डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग में ये परिवर्तित हो गई। राजाओं का दैवी अधिकार, जिसमें किंग लुई द 14 ये कहता था आई एम द गॉड, मैं ही ईश्वर हूँ, एवरीवन शुड वर्शिप मी,
Anyone who refuses to identify me as a God shall be punished, shall not be allowed to exist. तो अर्थात जो मेरी सत्ता को, ईश्वरी सत्ता को चैलेंज करेगा, जो मुझे ये मानने से इनकार करेगा मैं ईश्वर हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति को दंडित करूँगा। तो अर्थात इस प्रकार का एक ऐसा बहुत बड़ा इतिहास का समय में था जब प्राचीन समय में एक ऐसा जब ज्ञान की आप कह लीजिए जब ज्ञान का आरंभ हो रहा था, यानी ज्ञान से तात्पर्य मनुष्य की समझ, ह्यूमन विजडम जब इवोल्यूशन स्टेज में था, उस समय मनुष्य अपने जो भी उसके पास छोटा आप कह लीजिए कि मस्तिष्क था, अर्थात उसकी सोच विचारने की बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं थी, तब वो ये मान के चलता था कि जो कुछ घट रहा है वो किसी न किसी दैवी प्रकोप के कारण या दैवी प्रसन्नता के कारण ऐसा हो रहा है। और उसने कहा, कॉम्टे ने कहा, ये तो बहुत ही एक इमेच्योर स्टेज थी। दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, और ये ज्ञान की प्रथम अवस्था है और बहुत ही अपरिपक्व अवस्था है। दूसरी वो स्थिति वो बताता है जब कहता है मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज, अब अगर इसकी हिंदी जो हमने नोट किया है वो है तत्वमीमांसीय अवस्था। तत्वमीमांसीय अवस्था द मेटाफिजिकल स्टेज। अच्छा, अब देखिए तत्वमीमांसा अर्थात तत्व से क्या होता है, अर्थात तत्व यानी मेटाफिजिक्स, अर्थात फिजिक्स तो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अर्थात जो भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक जो जगत है, इसमें जो स्थूल पदार्थ हैं जो हम देख सकते हैं, जिनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और द फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन इसके बियॉन्ड जो बहुत सारे इश्यूज हैं, अब चाहे वो ईश्वर की बारे में बात करें, नैतिकता के बारे में बात करें, अध्यात्म के बारे में बात करें, उसे हम कहते हैं मेटाफिजिकल इश्यूज, अर्थात परा भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान तो जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हमारा एक वास्तविक ज्ञान है, इस जगत से संबंधित ज्ञान है। लेकिन एक ऐसा भी ज्ञान है जिसे हम कहते हैं मेटाफिजिक्स है, अर्थात जो दार्शनिक हो सकता है, फिलोसफिकल हो सकता है, आइडियलिस्ट हो सकता है। इसलिए ऐसा ये जो कॉम्टे कहता है ये वो ज्ञान है, ये वो ज्ञान की अवस्था है जो आपको अब थियोलॉजिकल स्टेज से हटाकर, आपको अंधविश्वास से हटाकर, अलग हटाकर, अब आपको कुछ अपने मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से विचार करने की प्रेरणा देता है। दिस इज दैट स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन और द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन नॉलेज or the evolution of the human mind when an individual is in a position to discuss, to examine and to find out the reasons involved behind the occurrence of any phenomena। अर्थात अगर अध्यात्म के बारे में कोई बात करता था या कोई बात करे, दर्शन के बारे में कोई बात करे, तो वो अर्थात वो केवल एक ईश्वरीय यानी डिवाइन एंगल से बात नहीं होगी, उसमें आप अपने मस्तिष्क का सहारा लेंगे, अपनी तर्क शक्ति का आश्रय लेंगे। यू विल टेक द हेल्प ऑफ योर पावर ऑफ लॉजिक। मेटाफिजिक्स क्या है, ये तो लॉजिक के आधार पर बहुत कुछ बात करी जाती है, तर्क के आधार पर आप स्पेक्यूलेट करते, इमेजिनेट करते हैं, इमेजिन करते हैं। यहाँ पर आपका विजडम, आपकी नॉलेज, आपका मस्तिष्क, आपका विचार काफ़ी परिपक्व हो चुके होते हैं। इसलिए कहता है दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द ह्यूमन नॉलेज। मनुष्य के ज्ञान का ये दूसरी अवस्था, लेकिन ये भी परिपूर्ण नहीं अपने आप में, क्योंकि बिकॉज मेटाफिजिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। ये जो तत्व मीमांसा है, यानी तत्व, दार्शनिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व, अमूर्त तत्व, एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज, इसी को कहते हैं तत्व। तत्व एक बहुत आप कह लीजिए गहरी जो व्याख्या होती है, इट इज यू कैन से अ वेरी डीप काइंड ऑफ a speculation, a deep kind of deliberation, in-depth deliberation of any
ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसे मेटाफिजिकल, आप कह लिए मेटाफिजिकल अप्रोच कहते हैं या मेटाफिजिकल डिस्कशन कहते हैं। लेकिन वो कहता है ये कोई आप साइंटिफिक, ये कोई डिस्कशन हो किसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के आधार पर, एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर आप मेटाफिजिकल डिस्कशन कर रहे हो, कॉम्टे इस बात को नहीं मानता है। इट डजंट एक्सेप्ट दिस थिंग। किस प्रकार का विचार विमर्श वैज्ञानिक है, विज्ञान के आधार पर हो रहा है। आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई नियम खोजने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नियम से नियमितता को, रेगुलरिटी को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप चिंतन कर रहे हैं। इसलिए चिंतन करना एक बहुत अलग प्रकार का एक विज्ञान है, और ये मेटाफिजिकल, ये वर्ल्ड से संबंधित है। चिंतन यानी स्पेक्युलेशन और डेलिब्रेशन, जिसे हम कहते हैं विमर्श हो रहा है। विमर्श, विचार विमर्श, विचार से भी बड़ा होता है विमर्श। विचार तो एक आइडिया हो गया, विचार हमारे मन में कोई विचार आया, लेकिन विमर्श क्या है? जब मंथन कहते हैं, मंथन कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना चिंतन करिए, मंथन करिए, विमर्श करिए, इसको और अच्छे से इसके ऊपर डिस्कशन करिए, गहराई से डिस्कशन करिए। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार का चिंतन, विचार विमर्श अच्छा है। ये आपके अंधविश्वास से बहुत दूर है, लेकिन ये आपके तर्क पर आधारित है, आपके मस्तिष्क पर आधारित है, आपके ज्ञान पर आधारित है, लेकिन ये विज्ञान पर आधारित नहीं है। और विज्ञान से तात्पर्य ये ऑब्जर्वेबल फिनोमेना पर आधारित नहीं है। इसलिए ये ज्ञान की दूसरी अवस्था है। दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ ह्यूमन नॉलेज, बट दिस इज नॉट कंप्लीट, बट डेफिनेटली इट मार्क्स अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट ऑन द प्रीवियस स्टेज, है ना। अब तीसरी अवस्था को क्या बताता है? नाउ देयर इज अ थर्ड स्टेज, and the third stage he calls it by the name of scientific positive stage. Scientific positive stage अर्थात वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी, या हिंदी में जो इसको हम कहते हैं जो वैज्ञानिक सकारात्मक, है ना। साइंटिफिक पॉजिटिव स्टेज अर्थात वैज्ञानिक सकारात्मक अवस्था, वैज्ञानिक सकारात्मक अवस्था। अब देखिए ये जो वैज्ञानिक सकारात्मक अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है? कहता है ये वो अवस्था है कि जब किसी फिनोमेना को आप, किसी घटना को आप अपने तर्क के साथ साथ आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप उसको निरीक्षण करते हैं, बराबर देखते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं। यानी अगर आप नेचुरल लॉज को अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप नेचर का अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं और प्रकृति में जो बदलाव हो रहे हैं, वॉट एवर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, इन द नेचर, अगर आप उस नेचुरल फिनोमेना को अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपने इस प्रकार से उसका अध्ययन किया कि अब आप उसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप अगर आप ढूंढ सकते हैं, कार्य और कारण का संबंध, कार्य कारण संबंध अगर आप खोज लें, कार्य क्या? यानी बिजली गिर रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, यानी एक प्रकार का काम हो रहा है। कारण क्या है? अगर आप कारण इसके पीछे जान लें तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरी कहानी यानी पूरा फिनोमेना आप समझ लेंगे। यानी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यानी वैज्ञानिक पद्धति यही है, प्रत्यक्षवादी पद्धति यही है, आपका एम्पिरिसिज्म यही है, अनुभव यही है। आपने किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, उसको आपने निरीक्षण किया और उसमें से आपने कार्य और कारण के बीच में जो संबंध है, अगर आपने उसको खोज लिया अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस यानी इतनी समझदारी से, अगर अपने अनुभव से, अगर आपने उसके कारण को समझ लिया कि ऐसा ये हो रहा है, तब आप यानी आपका ज्ञान जो हो गया चरम पर आ गया। यू हैव रीच्ड द अल्टीमेट नॉलेज, यू हैव अचीव्ड द अल्टीमेट नॉलेज।
यानी आपने साइंटिफिक पॉजिटिव स्टेज को आपने प्राप्त कर लिया है। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, इसमें वैज्ञानिक क्या, निरीक्षण है और ऑब्जर्वेशन है। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव का मतलब है आपने अनुभव से, सकारात्मक, अपने अनुभव से आपने ये बात जान लिया है। पॉजिटिव इसीलिए वर्ड आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है आपने सकारात्मक यानी प्रत्यक्षता उसको देख लिया है, आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जब ऑब्जर्वेशन, जब ये विज्ञान और जब विज्ञान और प्रत्यक्षवाद जब दोनों मिल जाते हैं तो इसे कहता है साइंटिफिक पॉजिटिव स्टेज। और यहाँ पर आप इमेजिनेशन का सहारा नहीं ले रहे हैं। जो दूसरी अवस्था में था इमेजिनेशन, आप उस इमेजिनेशन का सहारा नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप अब साइंटिफिकली उसको प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेटाफिजिकल रीजंस या मेटाफिजिकल अप्रोच आप नहीं अपना रहे हैं। यू हैव अडॉप्टेड अ साइंटिफिक अप्रोच। आपने उस घटनाक्रम को आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, तभी आप उसके बीच में कारण, उस घटना के संदर्भ में क्या वजह है, तभी आप इसको जान पा रहे हैं। इसलिए ये सारी जो ये बातें वो कह रहा है, ये शो कर रहा है कि ये प्रत्यक्षवाद की ओर यात्रा चल रही है। अर्थात ज्ञान की जो यात्रा है, मनुष्य के ज्ञान की जो यात्रा है, वो अपने अंतिम चरण की ओर जा रही है, प्रत्यक्षवाद की ओर जा रही है, पॉजिटिव स्टेट की ओर जा रही है, एक पॉजिटिव स्टेज की ओर जा रही है, प्रत्यक्षवादी अवस्था की ओर जा रही है। अर्थात अंधविश्वास से निकलकर वो धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते उसका वो और मेच्योर होती जाती है। ज्ञान जो होता है मेच्योर होता जाता है, ह्यूमन माइंड मेच्योर होता जाता है। और ये इतिहास में उसने कहा ऐसा हुआ है। फिर व्यक्ति ने अंधविश्वास से आगे बढ़कर उसकी अपकल्पना के आधार पर किसी समस्या को अध्ययन करना शुरू किया। कल्पना के आधार पर उसने बहुत सारी समस्याओं का अध्ययन किया भी, और काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक अध्ययन किया। और अंततः जब वो इतना मैच्योर हो गया उसका ज्ञान, तब उसने वो अवस्था प्राप्त कर ली जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी अवस्था को, वैज्ञानिक सकारात्मक अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया। तो इसलिए वो प्रत्यक्षवाद की स्थापना में ये 3 स्टेजेस के बारे में बात करता है। दीज आर द 3 स्टेजेस थ्रू विच अ सिस्टम ऑफ नॉलेज passes through before reaching the ultimate stage of positivism, or the ultimate stage of scientificism, or the ultimate stage of scientific positivist stage। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कॉम्टे का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है। कॉम्टे ने साथ साथ जहाँ पर ये बात कही, वहाँ पर एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण कही, और वो ये बात थी कि जब वो बताता है द हायरार्की ऑफ द साइंसेस, उसका एक और अन्य विचारधारा है द हायरार्की ऑफ द साइंसेस। द हायरार्की ऑफ द साइंसेस अर्थात विज्ञानों का श्रेणी तंत्र, द हायरार्की ऑफ द साइंसेस। अब इसका मतलब क्या है? कॉम्टे ने कहा कि देखिए, कॉम्टे का जो मूल जो उद्देश्य था वो ये था कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही हम समाज विज्ञान का भी अध्ययन करें। जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से समाज का भी हम अध्ययन करें। सोसाइटी का या ह्यूमन नेचर का या इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी का हम अध्ययन करें, जैसे हम नेचुरल साइंसेस का अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य हमें अंधविश्वास के आधार पर मनुष्य को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अंधविश्वास के आधार पर समाज की उत्पत्ति के बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसका तर्क और तर्क से आगे बढ़कर वैज्ञानिक इसका समाधान निकालना चाहिए। तो समाज के जो बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, मनुष्य से जुड़े हुए, जो उसकी उत्पत्ति से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, मनुष्य की जो सामाजिक जो घटनाएं हैं, परिवर्तन, समाज में परिवर्तन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं,
वो ये कहता है हमें प्राकृतिक विज्ञानों में की तरह से उसको अध्ययन करना चाहिए। लेकिन कहता है यूँ तो बहुत सारे प्राकृतिक विज्ञान हैं, देयर आर मनी नेचुरल साइंसेस। तो कहता है हम इन नेचुरल साइंसेस को हम कैसे समझ पाएंगे सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द सोशल साइंसेस थ्रू द नेचुरल साइंसेस। अब वो इस बात को भी बात बताना चाहता है, क्योंकि दो प्रकार की चीज़ें, एक सामाजिक विज्ञान और दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। जो प्राकृतिक विज्ञान है, कहता है कि देखिए कहना सरल है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह से सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, लेकिन कॉम्टे जानता है कि दोनों प्रकार के विज्ञानों में बड़ा अंतर है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल साइंसेज एंड द सोशल साइंसेज। इसलिए वो कहता है हाउ टू एस्टैब्लिश अ कोरिलेशन बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ साइंसेज। दोनों प्रकार के विज्ञानों में किस प्रकार से एक अंतर संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। अब इसके लिए उसने एक बात कही, उसने कहा हमें कुछ, जैसे कहता है द हायरार्की ऑफ साइंसेस, उसने कहा देयर आर 6 प्योर और बेसिक साइंसेस। देयर आर 6 प्योर और बेसिक साइंसेस। 6 प्रकार के विशुद्ध या आधारभूत विज्ञान होते हैं। 6 प्रकार के विशुद्ध या आधारभूत विज्ञान होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्योर और फाउंडेशनल साइंसेस, 6 प्रकार के। अब देखिए 6 प्रकार के कौन से हैं। कहता है कि 6 प्रकार के जो विज्ञान है, पहला वो बताता है, इसी को जोड़ता है द हायरार्की ऑफ साइंसेस। इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं। कहता है कि कौन सा विज्ञान समाज विज्ञान के अधिक निकट कहा जाएगा। कहता है विज्ञान जो भी है, समाज विज्ञान हो या प्राकृतिक विज्ञान हो, दोनों की उत्पत्ति एक निश्चित पैटर्न के आधार पर होती है। निश्चित पैटर्न के आधार पर, पैटर्न जो भी हमने बताया 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द नॉलेज, सिस्टम ऑफ नॉलेज, जिसमें वो धर्म मीमांसीय और तत्व मीमांसीय और वैज्ञानिक सकारात्मक अवस्था के बारे में बताता हूँ। कहता है इसी 3 अवस्थाओं से प्रत्येक विज्ञान को होकर गुजरना पड़ता है, चाहे सामाजिक विज्ञान कहें चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान कहें। अब वो यहाँ पर एक बात ये बताता है, कहता है कि जो प्राकृतिक विज्ञान जितना सरल होगा, स्पष्ट होगा, वो उतना ही आधारभूत विज्ञान होगा। समझ लीजिए इसको। कहता है अ साइंस दैट इज very, you can say, very simple, very obvious, and which is basically connected to all the other sciences would be the most fundamental science out of all the sciences. सभी विज्ञानों में, कहता बहुत सारे विज्ञान हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक विषय हैं, लेकिन कहता वो वैज्ञानिक विषय जो सबसे सरल है, सरल यानी जो समझने में हमें बहुत दिक्कत नहीं होगी, उसके सूत्र जो निर्धारित हैं, जहाँ पर उसका सिस्टम बहुत स्वतः सिद्ध है, सूत्र यानी उसके जो फिनोमेना बहुत क्लियर हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं उस साइंस को समझने में। और यदि वो ऐसा विज्ञान सभी अन्य विज्ञानों के लिए आधारभूत है, यानी फाउंडेशन में है, तो हम उसको सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान कहेंगे। लेकिन ऐसा विज्ञान फिर मानव प्रकृति से बहुत दूर होगा। देखिए बिल्कुल अपोजिट रिलेशनशिप है। जो विज्ञान जितना सरल है, स्पष्ट है, और जो विज्ञान जो अन्य विज्ञानों के लिए आधार तैयार करता है या अन्य विज्ञानों के आधार में रहता, मूल में रहता है, वो सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान होगा। लेकिन ऐसा विज्ञान फिर वो मानव समाज के, मानव प्रकृति से बहुत दूर होगा। अब समझ लीजिए क्या कह रहा है। कहता है पहला इस प्रकार का जो सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक, गणित।
गणित कहता है गणित एक ऐसा विषय, मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो सरल है। सरल का मतलब नहीं कि बिल्कुल 2 + 2 = 4, दिस इज नॉट, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वी नो। लेकिन कहता है मैथमेटिक्स के सूत्र बड़े सिद्ध हैं, जो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। कहता है कि गणित एक ऐसा विषय, एक ऐसा विज्ञान है जो सभी अन्य विज्ञानों के आधार में होता है, मूल में होता है। कहने का मतलब है अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें भी मैथमेटिक्स है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैथमेटिक्स है, अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे या ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे वहाँ भी मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी पढ़ेंगे या फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ भी मैथमेटिक्स है। सो मैथमेटिक्स इज एट द वेरी बेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। इसलिए वो कहता है कि ऐसा विज्ञान जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे सरल और स्पष्ट है, और इतना सरल और स्पष्ट है कि जो अन्य वैज्ञानिक विषयों में जो प्रयोग किया जाता है, अन्य वैज्ञानिक विषय, अन्य जो साइंटिफिक जो डिसिप्लिन्स हैं जो उसका सहारा लेते हैं, मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं, तो अर्थात ऐसा विज्ञान, ऐसा विषय सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे मूल में होगा, वो है मैथमेटिक्स। आई होप इट इज बिकमिंग क्लियरर टू यू। मैथमेटिक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल द अदर नेचुरल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। चाहे बायोलॉजिकल साइंस कहें, चाहे जीव विज्ञान कहें, चाहे वनस्पति विज्ञान कहें, चाहे प्राकृतिक विज्ञान कहें, सब जगह मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है। इसलिए मैथमेटिक्स इज एट द वेरी बेस। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है मैथमेटिक्स। दूसरा कहता है अब इसके आधार पर अन्य जो महत्वपूर्ण विज्ञान है, अन्य महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो है, कहता है उसके बाद कहता है एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी अर्थात नक्षत्र विज्ञान या नक्षत्र शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के बाद है फिजिक्स। देखिए 6 आधारभूत, ये 6 प्योर साइंसेस के बारे में बात करता है। तो पहला सबसे आधार में जो साइंस है दैट इज मैथमेटिक्स, गणित। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी अर्थात नक्षत्र विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान। तीसरा आता है फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। उसके बाद आता है केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र। पांचवा आता है फिजियोलॉजी अर्थात शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान। और छठा आता है सोशियोलॉजी, 6 इज द सोशियोलॉजी अर्थात समाज शास्त्र। तो अर्थात कहता है ये 6 प्रकार के विज्ञान हैं। और कहता है कि जो सबसे सरल और स्पष्ट जो विज्ञान है, और ऐसा जो विज्ञान जो अन्य विज्ञानों के लिए आधार तैयार करता है, वो मैथमेटिक्स है। इसीलिए मैथमेटिक्स इज एट द वेरी बॉटम, सबसे आधार में, आधारशिला में, यानी बुनियादी जो वैज्ञानिक विषय है वो मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स के बुनियाद पर ही पूरा भवन खड़ा होता है, पूरा विज्ञान की दुनिया खड़ी होती है मैथमेटिक्स की बुनियाद पर। तो मैथमेटिक्स के ऊपर आता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर आता है फिजिक्स आता है, फिजिक्स के ऊपर केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री के ऊपर फिजियोलॉजी आता है, और लास्ट में सोशियोलॉजी आता है। यानी हायरार्की है ना, एक हायरार्कियल, इसीलिए कहता है विज्ञानों का श्रेणी तंत्र, द हायरार्की ऑफ द साइंसेस। तो सबसे टॉप पर अर्थात विज्ञानों के सबसे शीर्ष पर समाजशास्त्र है, और सबसे बुनियाद यानी सबसे लोवेस्ट बॉटम पर है मैथमेटिक्स। तो एक एंड पर सोशियोलॉजी और दूसरे एंड पर मैथमेटिक्स है। और कहता देखिए जो सबसे आधारभूत विज्ञान है, जो सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है, वो विडंबना यह है कि वो मानव प्रकृति से बहुत अलग है। अर्थात मनुष्य की प्रकृति को गणित नहीं समझ सकता है, क्योंकि गणित में तर्कशास्त्र है। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉजिक, मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन प्योर कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन फार्मूला एंड मेथड। अब कहता है कि गणित में जो फार्मूला, जो मेथड, जो कैलकुलेशन है, जो लॉजिक है, उस लॉजिक, उस कैलकुलेशन और मेथड के आधार पर आप मनुष्य की प्रकृति को, मनुष्य के स्वभाव को आप नहीं समझ सकते हैं। आप इस मानव समाज को गणित के आधार पर नहीं समझ सकते हैं।
आप तर्क का प्रयोग केवल कुछ हद तक ही कर सकते हैं, उसके आगे जाकर आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि जो विज्ञान जितना सरल, स्पष्ट है और आधार में है, बुनियाद में है, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा दूर है, उतना ही वो मनुष्य की प्रकृति से की जटिलताओं से उतना ही दूर है। ह्यूमन माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ह्यूमन सोसाइटी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड देयरफॉर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड द ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी अंडरस्टूड by the simple calculations or the formulas or the method or the logic of mathematics। इसलिए मैथमेटिक्स भले ही बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है और अन्य विज्ञानों के लिए आधार तैयार करता है, लेकिन वो मानव समाज की समस्याओं को, जटिलता को समझने में उतना ही कोसों दूर है ना। तो इसलिए वो मैथमेटिक्स को जहाँ सबसे महत्वपूर्ण दर्जा देता है विज्ञानों में, लेकिन समाज विज्ञानों में वो बहुत दूर है समस्याओं को समझने के लिए। इसलिए कहता है इसके ऊपर जो विज्ञान आता है एस्ट्रोनॉमी का आता है। एस्ट्रोनॉमी देखिए, जैसे जैसे ये विज्ञान ऊपर बढ़ता जा रहा है, हमने बताया बेस में मैथमेटिक्स है, उसके ऊपर एस्ट्रोनॉमी है, उसके ऊपर फिजिक्स है, उसके ऊपर केमिस्ट्री है, उसके ऊपर फिजियोलॉजी है और टॉप पर सोशोलॉजी है। और जैसे जैसे विज्ञान ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो ह्यूमन सोसाइटी के, ह्यूमन नेचर के करीब पहुंचता जा रहा है। और अंत में सोशोलॉजी इज ऑन द टॉप, समाजशास्त्र सबसे ऊपर है। यानी समाजशास्त्र आप कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा आधारित है। समाजशास्त्र, सोशोलॉजी इज हेविली इंडेटेड टू द नेचुरल साइंसेस। समाजशास्त्र सबसे टॉप पर, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्रित है, सबसे ज़्यादा वो डिपेंडेंट है। जैसे हम कहते हैं ना, सीनियर सिटीजन डिपेंडेंट होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो डिपेंडेंट्स हैं। किस पर डिपेंडेंट्स है? अपने परिवारजनों पर, अपने संतानों पर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। सबसे बड़ा ब्रेन होता है हमारे माता पिता जो वयोवृद्ध हैं, हमारे बाबा या दादा लोग जो सबसे वयोवृद्ध होते हैं परिवार में, सबसे ज्ञानी होते हैं, सबसे विवेकशील होते हैं, लेकिन फिर वो सबसे ज़्यादा आश्रित भी हो जाते हैं अपनी संतानों पर, अपने परिवारों पर बहुत आश्रित हो जाते हैं। यानी वो जितना, अगर आपके परिवार में युवा लोग हैं, यंग लोग हैं, तो अपने बाप दादाओं की केयर भी कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें यंगर जनरेशन के लोगों का अभाव है या कहीं बाहर वार चले गए, तो फिर उनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सीनियर सिटीजन की, हमारे वयोवृद्ध जो परिवार के सदस्य होते हैं उसी तरह। लेकिन उनमें ज्ञान बहुत है, वो पूरे समाज को समझ गए, जीवन को समझ गए। इसी तरह समाज